नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उससे पहले हेडलाइंस। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां परखने सुरक्षा बलों की मॉक ड्रिल। यात्रा रूट के जंगलों में बनी ढो की जियो टैगिंग होगी। 3 जुलाई से यात्रा शुरू होगी। सीजेआई गवाई बोले, संसद नहीं संविधान सबसे ऊपर, लोकतंत्र के तीनों हिस्से इसके अधीन, संसद के पास संशोधन की शक्ति। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी वाली याचिका खारिज। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कोई ठोस आधार नहीं, कोर्ट का समय बर्बाद किया। नौसेना भवन के पास से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। महिला हैंडलर को बेच रहा था गोपनीय जानकारी। और वहीं ब्रिटेन के फाइटर जेट F-35B में तकनीकी खराबी, मरम्मत फिलहाल जारी। हिमाचल में 4 जगह बादल फटा, 2 की मौत। एमपी राजस्थान में 2 लोगों की जान गई। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रायपुर से है खबर। रायपुर से आपको बता देते हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान आया है सामने। संविधान बचाने का श्रेय कांग्रेस को। भूपेश बघेल ने कहा कि जो संविधान बचाने का श्रेय अगर क्रेडिट जाता है तो वो है कांग्रेस। बीजेपी पर लोकतंत्र विरोधी होने का ये आरोप भी लगाया। लिखित संविधान न होने वाले देशों का उदाहरण दिया। अटल जी के समय से संविधान बदलने की कोशिश जारी है। बीजेपी को लोकतंत्र पर भरोसा ही नहीं, पूर्व सीएम भूपेश बघेल का कहना है। और वहीं देश की आजादी की लड़ाई में नहीं थे बीजेपी नेता। बघेल ने ऐसा कहा कि जब देश की आजादी की लड़ाई हो रही थी तब बीजेपी के नेता नहीं थे। संविधान हत्या दिवस को लेकर कांग्रेस का पलटवार। भारत में लोकतंत्र कांग्रेस की ही देन है। रायपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं। तो बीजेपी को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, पूर्व सीएम भूपेश बघेल का ऐसा कहना है। देश की आजादी की लड़ाई में बीजेपी नेता नहीं थे। साथ ही संविधान हत्या दिवस को लेकर कांग्रेस का ये पलटवार है। जिस तरह से 25 जून चूंकि इमरजेंसी को लेकर बताया जाता है, आपातकाल लागू हुआ था इंदिरा गांधी के दौर में, और इसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन भी देखा गया। अभी इसमें इसकी मूर्खता पर हंसा जाए कि देश को आज़ाद कराने वाली पार्टी कांग्रेस का हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान का भी उदय हुआ। वहाँ तो आज तानाशाही है, लोकतंत्र तो है ही नहीं। लेकिन भारत में यदि लोकतंत्र है तो कांग्रेस के कारण से। कांग्रेस ने चुनाव कराया, कांग्रेस ने संविधान निर्माण कराया। नहीं तो कितने देश दुनिया में हैं जिसके अभी तक के लिखित संविधान नहीं है। भारत में लिखित संविधान है, और संविधान बदलने की बात हर समय ये लोग करते हैं। अटल जी प्रधानमंत्री थे, उस समय भी करते थे, अभी भी कर रहा है। छत्तीसगढ़ से खबर बता रहे हैं। रायपुर से छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का कहर देखा जा रहा है और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश है। राजधानी में भी मौसम का मिजाज बदलता नजर आया है। वहीं राजधानी में हो रही बीती रात से बारिश, गरज चमक के साथ हो रही बारिश। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में IMD का हैवी रेन और रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग ने बिजली गिरने की संभावना भी व्यक्त की है। छत्तीसगढ़ में मानसून बदलता नजर आया है और इसी के साथ ही साथ भारी बारिश देखी जा रही है। गरज चमक के साथ हो रही है बारिश। मौसम सुहाना। कई जिलों में, रायपुर समेत कई जिलों में
भारी बारिश हो रही है। वहीं आईएमडी की बात कर ले तो भारी बारिश के साथ ही रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर से खबर, राजधानी में हो रही है बारिश और बीते रात से ये बारिश हो रही है। तो कहीं गरज तो कहीं चमक के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट चूंकि जारी किया गया है और मौसम विभाग ने बिजली गिरने की भी आशंका व्यक्त की है। राजधानी लखनऊ से आ रही है खबर, लखनऊ से बता देते हैं आपको। और लखनऊ से खबर आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता देते हैं झांसी से खबर। झांसी से आ रही है खबर, चूंकि ये झांसी से आपको खबर बताने जा रहे हैं। झांसी दौरे के दूसरे दिन जल शक्ति मंत्री का निरीक्षण जारी है। तो आज झांसी जिले के कई ब्लॉकों का दौरा करेंगे। झांसी से आपको ये खबर बता रहे हैं, हर घर जल योजना की जमीनी हकीकत को भी परखते नजर आएंगे। हर घर जल योजना की जो जमीनी हकीकत है उसको परखते नजर आएंगे, परखेंगे भी। सर्किट हाउस से निरीक्षण अभियान की शुरुआत होगी। वहीं बबीना ब्लॉक का सबसे पहले निरीक्षण होगा। जल योजनाओं की प्रगति पर मंत्री की जो कि सीधी नजर देखी जा रही है। तो झांसी दौरे के दूसरे दिन जल शक्ति मंत्री का निरीक्षण जारी है। कई ब्लॉकों का निरीक्षण करेंगे। हर घर जल योजना के साथ ही जानेंगे इस योजना के तहत हकीकत क्या है। जमीनी हकीकत को जानने के लिए खुद जल शक्ति मंत्री पहुंचे हैं झांसी। संदीप सिंह इसी खबर पर हमारे साथ विशेष
माफ कीजिएगा, संदीप मिश्रा इसी खबर पर हमारे साथ हैं। संदीप, जिस तरह से देखा जा रहा है कि पानी की अगर बात हम झांसी की करें या झांसी से आसपास के सटे जो इलाके हैं वहाँ की बात करें तो पानी की समस्या हमेशा से ही देखी गई है। चूंकि अब खुद जल शक्ति मंत्री जमीनी हकीकत को परखने निकले हैं, अभी तक की अपडेट क्या है और क्या कुछ निरीक्षण के दौरान पाया गया है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बुंदेलखंड में एक समय जो है पानी ट्रेनों से आया करता था या लोगों को कई मीलों दूर जाकर के पानी लाना पड़ता था, लेकिन अब उन समस्याओं से राहत मिली है। जब से उत्तर प्रदेश में 2017 से योगी सरकार है, तब से कहीं ना कहीं हर घर जल योजना के अंतर्गत लोगों को पानी घरों तक मुहैया कराने की योजना जो है वो चालू है। उसी की तर्ज पे अगर बात करते हैं तो इस बार जो है ललितपुर, झांसी और जालौन 3 जिलों का दौरा जो है जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं। आज उनका दूसरा दिन है दौरे का और आज दूसरे दिन झांसी में जो है निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे बबीना ब्लॉक है, उस ब्लॉक में जो है लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। लोगों के घरों के अंदर तक जाकर के ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि किस घर में पानी आया है और कहाँ नहीं आया है। जहां कहीं भी पानी की अव्यवस्था रही है, उन अव्यवस्थाओं को लेकर के तत्काल प्रभाव से जो है अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। और इनके साथ ही साथ में प्रमुख सचिव हैं जल जीवन मिशन के अनुराग श्रीवास्तव, वो भी मौजूद हैं। साथ ही साथ एमडी हैं, वो भी मौजूद हैं, जो राजशेखर सिंह हैं, वो भी यहाँ पे निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर से बबीना जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक के कई गांवों का निरीक्षण जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को भी निर्देशित कर रहे हैं कि किस तरीके से इस क्षेत्र में पानी की व्यवस्था को दुरुस्त कराई जाए। जी संदीप, जिस तरह से पहुंचे हैं जल शक्ति मंत्री झांसी, तो ऐसे में ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्हें उस क्षेत्र की शिकायतें मिल रही होंगी तभी वहां पहुंचे, क्योंकि भारी समस्या बीते दिनों भी देखी गई थी झांसी और वहां से सटे जो एरिया हैं। बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता है कि बुंदेलखंड ये इलाके हुआ करते थे जहां पर पानी की समस्या सबसे ज्यादा हुआ करती थी और इस पानी समस्या को लेकर के हर घर जल योजना जो है स्टार्ट की गई थी कि हर घर वालों को एक स्वच्छ पानी जो है मुहैया कराया जा सके। उसी योजना के अंतर्गत जो है लगातार जल शक्ति मंत्री जो है निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर एक ब्लॉक नहीं, कई ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ पर निरीक्षण जो है करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आम जनमानस की जो समस्या है उस समस्या को दूर करने के लिए इस तरीके के जो निरीक्षण है वो कराया जा रहा है। कल हमने ललितपुर में देखा जिस तरीके से मंत्री जी का निरीक्षण था, वहां पे जो है जो अधिकारियों की एक सीट तैयार हुई थी, निरीक्षण करने की सीट तैयार हुई थी, लेकिन उसको दरकिनार किया गया और दरकिनार करने के बाद से उन्हें जो है अपनी लिस्ट के अनुसार जो है निरीक्षण करते हुए नजर आए। जी बहुत शुक्रिया संदीप, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। झांसी से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हर घर जल योजना के तहत ग्रामीणों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं जल शक्ति मंत्री और जमीनी हकीकत आखिर है क्या उसको भी परखती नजर आ रहे हैं। वहीं सर्किट हाउस से निरीक्षण की जो अभियान उन्होंने चलाया उसकी शुरुआत की गई। तो सर्किट हाउस से शुरुआत की गई और अब चूंकि झांसी के जितने भी ब्लॉक हैं वहां पर भी निरीक्षण कर रहे हैं, बबीना ब्लॉक का भी निरीक्षण कर रहे हैं। चूंकि बीते दिनों भी समस्याएं देखी गई थी बुंदेलखंड में, चूंकि पानी की भारी भरकम समस्याएं आए दिन निकलकर सामने आती रही हैं। पीने के पानी को लेकर के कई तस्वीरें देखी और अब चूंकि पहुंचे हैं जल शक्ति मंत्री, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जहां पर कमियां पाई गई वहां पर अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। उन्हें उनसे कहा है कि यहां पर जो भी कमियां हैं उसे दूर किया जाए। खबर जांजगीर चांपा से, जहां जिले में आईपीएल क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। फरार चल रहे आरोपी मोहन अग्रवाल निवासी हर्षी चौक शक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया है और यहां कार्रवाई जिले में चल रहे सट्टा विरोधी अभियान के तहत की गई है। मोहन अग्रवाल पर आरोप है कि वह आईपीएल क्रिकेट मैचों के दौरान ऑनलाइन माध्यम से सट्टा संचालन कर रहा था और इससे पहले भी इस मामले में 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था और पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। और वहीं मुरैना स्वास्थ्य केंद्र बने शराब के अड्डे, सरकारी अस्पतालों में सज रही शराबियों की महफिल, वार्ड बॉय के साथ पंचायत सचिव, अन्य लोग पी रहे शराब। मुरैना के पोरसा स्वास्थ्य केंद्र में शराब पार्टी चल रही है। प्रसूति वार्ड को शराबियों ने अपना एक अड्डा बना रखा है। मरीज के बेड पर बैठकर शराब पी रहे हैं। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। शराबी शराब पीने के बाद अश्लील हरकतें भी करते नजर आए। वहीं प्रसूता वार्ड में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। भिंड जिले के मेहगांव थाना क्षेत्र के गितौर गांव में 40 साल पुरानी रंजिश में मंगलवार को एक युवक ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना नित्य भोज कार्यक्रम के दौरान हुई, जब नीलू गुर्जर नामक युवक ने अपने पिता और दादा की हत्या का बदला लेने के लिए जसवीर गुर्जर पर राइफल से गोलियां चला दी। जसवीर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पास में खाना खा रहे 4 लोग सोनू गुर्जर, हरिओम गुर्जर और कालू जैन और सहदेव भदौरिया घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और गोलीबारी के चलते निमंत्रण में अफरा तफरी भी मच गई और लोग जान बचाकर भागने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को नियंत्रण में कर लिया है। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है और एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। और भिंड की बात कर लेते हैं तो जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नवनिर्मित बरोही थाने का आज औपचारिक शुभारंभ किया गया। और इस अवसर पर भिंड पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक ने फीता काटकर थाने का उद्घाटन किया है। वहीं समारोह में जिले के कई थाना प्रभारी, पुलिस स्टाफ और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। झांसी की बात कर लें तो झांसी दौरे के दूसरे दिन जल शक्ति मंत्री का निरीक्षण जारी है। आज झांसी जिले के कई ब्लॉकों का निरीक्षण कर रहे हैं और हर घर जल योजना की जमीनी हकीकत को जायजा भी ले रहे हैं। सर्किट हाउस से निरीक्षण अभियान की शुरुआत की है और बबीना ब्लॉक का पहले निरीक्षण किया। जल योजनाओं की प्रगति पर मंत्री की सीधी नजर देखी जा सकती है। हरदोई से आ रही है खबर, जहां पर बच्चों के विवाद में महिला को बेरहमी से पीट दिया गया। विवाद में दबंगों ने महिला को पीटा है और युवक की काटी है नाक। वहीं देखा जा रहा है शिकायत करने के लिए गई थी महिला और शिकायत करने से नाराज दबंगों ने
महिला को पीटा है। पीड़िता ने थाने पहुंचकर तहरीर दी और तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने में जुटी पुलिस है। सांडी थाना क्षेत्र के कोले गांव का मामला है। तो बच्चन की धुन उड़ाली होती थी, तो इनकी जिंदा बिंदौर हुई। तो बबलू थे, हमने गलत घटना की भतीजी संग। इसके बाद में मम्मी को बुलाया आपने, हम मूंगफली ढो। दो ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई है एटा में। टक्कर से भीषण आग लगी है और चालक की जलकर मौत हो गई है। मौत का रास्ता देखा जा रहा है कि मौत का रास्ता बनी आगरा रोड ईसन नदी की पुलिया और वन वे पुलिस पर दो ट्रक आपस में टकरा गए थे। दोनों आग का गोला बन गए। एक ट्रक ड्राइवर जलकर वहीं राख हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया गया। बीच पुलिया पर सुबह 4 बजे की ये घटना, जब आपस में ही दो ट्रक टकरा गए। मॉल से लदे दोनों ट्रक में आग लगी है और वन वे होने की वजह से यह हादसा हुआ। एटा आगरा रोड जनपद का सबसे व्यस्ततम रोड है। सदियों से सिंगल रोड की पुलिया से डेली गुजरते हैं लाखों वाहन और कई किलोमीटर तक रोड जाम रहा। पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर जाम को किसी तरह से खुलवाया है। बरेली के थाना बरादरी क्षेत्र में बीडीए और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधी गौ तस्कर जुबेर पाया के अवैध होटल पर व घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई। आरोपी का होटल बरेली विकास प्राधिकरण में अवैध पाया गया था और कई बार नोटिस भेजने के बावजूद भी जवाब नहीं दिया गया था। बरेली पुलिस और बरेली विकास प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की है और एसपी सिटी सीओ समेत मौके पर पहुंचे कई थानों की फोर्स भी मौके पर पहुंची है। इसी के साथ ही आरोपी पर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर आर्म्स एक्ट के 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी इन दिनों जमानत पर बाहर है। गौकसी का आरोप है जुबेर पाया। तो खबर आपको बता रहे हैं बरेली से, बीडीए और पुलिस पर बुलडोजर चला है। पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। एक अपराधी है जुबैर उर्फ जुबैर पाया। यह एक अभ्यस्त गौकश है। इसके ऊपर पूर्व के 13 मुकदमे हैं, जिनमें से एक 2020 का गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 2025 के मई महीने में इसके विरुद्ध गुंडे की भी कार्रवाई हुई थी, गुंडा एक्ट के अंतर्गत। ये जो अपराधी है ये कई बार जेल जा चुका है और फिर भी ये जैसे ही जेल से बाहर आता है ये ऐसे ही काम करना शुरू कर देता है, अपराधी गतिविधियों में संलिप्त रहता है। इसकी संपत्ति की जांच कराई गई थी और इसके जितने कंस्ट्रक्शन थे उसकी भी जो जांच है वो बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा की गई थी, जिसके अंदर ये पाया गया कि इसकी जो दुकान है उसका नक्शा अवैध पाया गया और इसके अंदर बीडीए द्वारा इसके अंदर जो अवैध निर्माण है इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और वहीं इटावा जिले के बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में जयप्रकाश तिवारी और उसकी पत्नी रेणु तिवारी ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हुए कहा है कि वे लगातार धमकियों और भय के माहौल में जी रहे हैं।
दंपति का आरोप है कि उनके साथ छेड़खानी की घटना हुई है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए, चाहे वे कथावाचक ही क्यों ना हो। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से उन्हें जानकारी मिली है कि गांव में यादव समाज के कुछ लोग हमला कर सकते हैं, जिससे पूरे परिवार में डर का माहौल है। तिवारी परिवार ने प्रशासन से गांव में भारी सुरक्षा बल तैनात करने की मांग की ताकि कोई अनहोनी ना हो सके। परिवार ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी अपील की है कि वे उनकी भी बात सुने और न्याय दिलाने में मदद करें। ऐसा है कि इन लोगों की धमकियां बराबर आ रही हैं, फोन द्वारा भी आ रही हैं। लोग इधर से जाते हैं, अलियापुरा जो यादवों का गांव है, बहुत से लोगों से कहा अगर इधर से निकलना और बैठना बिल्कुल बंद कर दो और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इस तरह का माहौल, डर का माहौल चल रहा है। उधर से आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया लोगों ने। तो क्या आप लोगों को पुलिस की तरफ से गांव में सुरक्षा नहीं मिली? हाँ मिली है, सुनने को आई है कि गांव के बाहर लोग वाग लगे हैं और है जो कुछ चल रहा है वो सब ठीक है, लेकिन अखिलेश का ऐसा नहीं करना चाहिए था कि एक तरफी वो बात कर रहे हैं। रेणु जी, किस तरह का माहौल है इस समय, कैसा आप अनुभव करते हैं और क्या प्रशासन से मांग करते हैं? भय का, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। माहौल कैसा बना हुआ है? भय का। तो कितना आप क्या चाहते हैं, जो आपने प्रार्थना पत्र दिया उस पे कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, कल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप क्या चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं, जो हमने एप्लीकेशन दिया है उसके कार्रवाई हो। किस तरह का कोई माहौल, डर का माहौल कुछ महसूस करते हैं? हाँ, डर का माहौल है। ये यादवों की धमकी आ रही है, लोग बताते हैं कि यहाँ पे गाड़ी आ गई, 50 गाड़ी आ रही, 20 गाड़ी आ रही और इधर से लोग निकल नहीं रहे हैं। रास्ता तो ये है हरतना जाने के लिए, इधर से लोग गांव के नहीं निकल पा रहे हैं। मुंडन करेंगे, मारेंगे। और खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर सेक्टर 16B में अजनारा होम्स सोसाइटी में अवैध रूप से बनाए गए कियोस्क और दुकानों को प्राधिकरण ने सील कर दिया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि अवैध निर्माण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस प्रकार की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। अगर 15 दिन के अंदर इन कियोस्क और दुकानों को नहीं हटाया गया तो प्राधिकरण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने को मजबूर होगा। वही प्राधिकरण के कर्मचारी प्रबंधक अभिषेक सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई में अवैध अतिक्रमण हटाते समय किसी भी विरोध की स्थिति से बचने के लिए पुलिस और गार्ड व्यवस्था की गई थी। वहीं अभिषेक सिंह ने कहा कि प्राधिकरण को लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर परियोजना विभाग ने आदेश 16 जून 2024 को जारी किया था, जिसके अनुसार अवैध निर्माण को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। और अमरोहा जिले के बछराई थाना क्षेत्र में हिंदू देवी देवताओं पर की गई अभद्र टिप्पणी का मामला तूल पकड़ गया है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी वायरल होने के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल है और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को बिलाल और रिजवान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों युवकों ने जानबूझकर ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। घटना के बाद हिंदू संगठनों में भारी रोष फैल गया। शिकायत मिलते ही सक्रिय हुई पुलिस ने दोनों आरोपियों पर सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल इलाके में शांति है और पुलिस की निगरानी में कार्रवाई की जा रही है। रिजवान नाम से एक व्यक्ति के द्वारा व्हाट्सएप पर एक आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किया गया जिसका लोगों ने विरोध किया। इस घटना के संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं अभियुक्त को हिरासत में लेते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
नोएडा से खबर। साइबर पुलिस ने 9 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और इसमें एक मेट्रो अस्पताल में रिकवरी ऑफिसर के पद पर तैनात था, दूसरा अकाउंट सेक्शन का कर्मचारी है। इन दोनों ने मिलकर ही कैशलेस स्कीम के तहत आने वाला पैसा अपने खाते में ट्रांसफर कराया था। इनके कब्जे से कुल 77,330 कैश के साथ एक iPhone 15 Pro बरामद किया गया। साइबर पुलिस की गिरफ्त में खड़े वैभव कुमार और अंकुर त्यागी हैं। दोनों की गिरफ्तारी गाजियाबाद से की गई है। एडीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि आरोपी वैभव अस्पताल में रिकवरी ऑफिसर के पद पर कार्य करता था। उसने अपने साथी अंकुर त्यागी के साथ मिलकर अस्पताल का खाता अपने पर्सनल खाते से बदलवा लिया और इसके लिए अस्पताल की अधिकृत ईमेल आईडी के माध्यम से एमसीडी के अकाउंट सेक्शन को एक मेल भेजा। मेट्रो अस्पताल के बैंक अकाउंट के स्थान पर वैभव कुमार ने एमसीडी को 3 नए अकाउंट भेजे, जिसमें कैशलेस से संबंधित धनराशि को देने का अनुरोध किया, जिस पर एमसीडी द्वारा विभिन्न मरीजों के कैशलेस व्यवस्था से संबंधित मेडिकल बिल का भुगतान उन खातों में कर दिया गया। मेडिकल भुगतान की धनराशि को वैभव कुमार द्वारा अपने अन्य साथियों के माध्यम से निकालकर आपस में बांट लिया गया था और ये अकाउंट शुभन ने दिलवाए थे, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दिनांक 22 जून 2025 को सेक्टर 24 से साइबर थाना नोएडा एक विवेचना स्थानांतरित हुई, जिसमें कि वादी द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें बताया गया कि मेट्रो हॉस्पिटल के पूर्व सीनियर मैनेजर रिकवरी द्वारा एमसीडी को एक मेल प्रेषित कर कंपनी हॉस्पिटल के एक ऑथराइज्ड जो बैंक अकाउंट है उसमें गड़बड़ी होने के कारण यस बैंक के 3 अकाउंट डिटेल शेयर की गई और इसमें एमसीडी के कर्मचारियों का कैशलेस इलाज के एवज में लगभग 75 लाख रुपए यस बैंक के अकाउंट में स्थानांतरण कराए जाने संबंधी तथ्य अंकित कराए गए। विवेचक के द्वारा जब विवेचना प्रारंभ की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आए कि मेट्रो हॉस्पिटल के लगभग 9 करोड़ रुपए वहां के सीनियर मैनेजर ने एमसीडी के अकाउंट सेक्शन के कर्मचारियों के साथ मिलकर के अपने अकाउंट में गलत तरीके से स्थानांतरित करा लिए गए हैं। खबर अमरोहा से, जहां पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अमरोहा जिले के तिगरी गंगा धाम में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है, जिससे घाट किनारे पुरोहितों की झोपड़ियां जलमग्न हो गई हैं। सोमवार शाम को अचानक गंगा का पानी घाटों की ओर बढ़ा, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। गंगा घाट पर रखे तख्त, झोपड़ियां और ठेले पानी में बहने लगे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने किसी तरह से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है और हर साल इस दौरान हसनपुर और धनौरा तहसील के 50 से ज़्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आते हैं, जिससे लोगों को लंबे समय तक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस बीच गंगा घाट पर रहने वाले पुरोहितों ने प्रशासन से तत्काल सहायता और सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की। बाढ़ खंड मुरादाबाद के अधिकारी सुभाष कुमार ने बताया कि फिलहाल गंगा में जलस्तर न्यूनतम रूप से बढ़ा है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बिजनौर बैराज से अधिक पानी छोड़े जाने की स्थिति में खतरा और बढ़ सकता है। को लेकर आए फैमिली को। अच्छा, इसलिए कि हमारे तरफ जो मांडू आश्रम अवई है ना, उधर जो है जल ज्यादा बढ़ गया है, गंगा का कटाव ज्यादा हो गया है। अच्छा। इस चक्कर में नहाने की कोई सुविधा नहीं होता। अच्छा। सुबह से बढ़ा है साहब, कल तो समथिंग है, ट्रैक्टर आज आ रहे, आज के ट्रैक्टर हम दुआ पिछला ट्रैक्टर उधर से। अच्छा, वापस लेकर आए हो?
अच्छा, इधर जो तीर्थ पुरोहित जा रहे हैं उनके लिए तो रास्ता बंद हो गया है? हाँ, रास्ता बंद मानो जी, पानी से उतर के जाएंगे जो भी जाएगा। पानी से उतर के जाएगा? हाँ। अब उन्हें तो परेशानी हो रही होगी। परेशानी है। जैसे गंगा जी की कृपा हो जाती है, बाढ़ आती है, तो हम लोग पहले ही अपने डाल लेते हैं। जब कभी बार बह भी जाता है एक आध बार अपना, तो सब गंगा माई की कृपा है। पर में मौजूद है और मैं गंगा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो जल स्तर है वो लगातार कल शाम से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जितने भी ये पुरोहितों की यहाँ पे झोपड़ी आप देख सकते हो उस जगह पर पहले स्थित थी, लेकिन जैसे ही कल सोमवार को लगातार पहाड़ों पे बारिश होने के बावजूद पानी बढ़ता जा रहा है, गंगा का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, तो अब ये झोपड़ियाँ जो हैं ये दोबारा से जो है यहाँ पे स्थित हो गई हैं। पे गंगा स्नान आप देख सकते हैं तस्वीरों में, दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं अपनी श्रद्धा लेकर और गंगा स्नान करते हैं। ऐसे में जितने भी पुरोहित हैं वो अपने जो यहाँ का पूजा कार्यक्रम है उसका सुचारू रूप से चल रहा है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे इसके जो गंगा के चारों तरफ गांव हैं, लगभग ऐसे 50 गांव हैं। जब हर साल की तरह यहाँ जब गंगा का जल स्तर बढ़ जाता है पहाड़ों पे लगातार वर्षा हो जाने के कारण, तो यहाँ पे तमाम जो जितने भी यहाँ पे काम करने वाले हैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ऐसे में मैं यहाँ पे पुरोहित हैं जो पंडित जी हैं, मैं उनसे जानकारी करूँगा। पंडित जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, आप ये बताइए, जैसे ये गंगा का जो इस टाइम बढ़ता जा रहा है, ये पानी जल स्तर बढ़ा है, तो इससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं यहाँ पे? यहाँ पर रहने वाले या दुकानदारों के लिए परेशानी होती है, उन पुरोहितों को परेशानी होती है। वर्षा होनी जरूरी है फसल के लिए। जैसे एक महीने में 2 पर्व विशेष होते हैं। ये तो अमावस्या कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है जी। तो आज श्रद्धालु यहाँ पे गंगा स्नान कर रहे हैं पीछे तस्वीरों में। तो अभी और गंगा जी का जल 2 दिन पहले घट चुका था और अब बढ़ गया है। अब तो सावन में तो बढ़ता ही रहेगा जल, मतलब जितनी मतलब गंगा जी बाढ़ ही आएंगी अब तो। और अभी पीछे 4 दिन पहले गंगा जी काफी दूर थी और कल रात से जल बहुत बढ़ा है, मतलब आ गया। अच्छा, जब ये जल बढ़ता है तो कहाँ तक आ जाता है? जल लास्ट तक पहुँच जाता है, मतलब जो ये सड़क है ना, मेन सड़क है जो पक्की सड़क है, वहाँ तक जल पहुँच जाता है। जल अच्छा, वहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये जो बराबर में गाँव है, कौन सा गाँव है ये जो मेन है ये तिगरी है, इसके बराबर में शाहपुर है। और तो ये तो जो बराबर वाला गांव है इसके अंदर भी पहुंच जाता है पानी कभी? नहीं, यहाँ से नहीं पहुंचता है, आगे से जाके घूमता है। नीचे से जाके घूम जाता है पानी, गांव में पहुंच जाता है। कितने ऐसे गंगा के आसपास है जो जब बारिश होती है पहाड़ों पर और ये यहाँ पे गंगा का जो क्यूसेक बढ़ जाता है, जल स्तर बढ़ जाता है, तो ऐसे में कितने गाँवों में परेशानी आती है? लगभग 5-6 गाँव में परेशानी आती है इससे। अच्छा, स्थानीय यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने अपनी जो मांग है उसको भी लेकर बात कर रहे थे, और जो यहाँ पे ये गंगा का जल स्तर बढ़ा है, जो इसमें परेशानी आने वाली थी उन्हें विस्तार से बता रहे थे। के न्यूज़ के लिए शेर चौधरी, अमरोहा। और सीधा चलते हैं गाजियाबाद, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। और स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत करने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पूजन करते नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। हरि ओम महाआदित्याय नमो नमः, भानुभास्कराय नमो नमः, भूपुण्य नमः, पृथ्वी द्वातालोकः देवीत्रं विष्णुनादा पंचधाराय महाभद्रे पवित्रं गुरुत्वात्मे नमः। पृथ्वी नमो नमः। आप किधर आएंगे? आराम से आप एक ग्रीन डाटा सेंटर टियर 3 का शिलान्यास करते सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। और शिलान्यास से पहले उन्होंने पूजन अर्चन किया विधिवत और विधि विधान के साथ। तो चूंकि देखा जा सकता है ग्रीन डाटा सेंटर टियर 3
का ये शिलान्यास होती ये तस्वीरें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे गाजियाबाद और शिलान्यास करते नजर आ रहे हैं। उनके साथ तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद से। शिलान्यास करने से पहले उन्होंने पूजा पाठ की, पूजन अर्चन किया है। गाजियाबाद पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीईएल कंपनी के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हो रहे हैं और 1400 जवान सुरक्षा में लगाए गए हैं। ये गाजियाबाद से तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है और जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे गए हैं तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था के अलावा ट्रैफिक की भी ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ ने भी इस बात को लेकर बताया था कि सीएम के कार्यक्रम को लेकर के सुरक्षा के तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। पुलिस पीएसी स्पेशल कमांडो भी तैनात हैं। हिंडन एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक 1400 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। कार्यक्रम में भाजपा सांसद अतुल गर्ग, गाजियाबाद के मंत्री भी शामिल हैं। तो बता दें कि गाजियाबाद के साहिबाबाद में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि सीईएल कंपनी के स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। चूंकि ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे और कंपनी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये भव्य आयोजन किया गया है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। उनके साथ केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और प्रदेश सरकार में मंत्री सुनील शर्मा भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री लखनऊ से स्टेट प्लेन के माध्यम से हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे और जहां से वे कार के द्वारा सीधे साहिबाबाद स्थित सेल परिसर पहुंचे। ये टियर 3 प्रमाणित डेटा सेंटर भारत के तकनीकी क्षेत्र में स्थित होगा और अब से कुछ ही देर बाद कर्मचारियों को भी संबोधित करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा होगी। इस दौरान कर्मचारियों अधिकारियों को भी संबोधित भी करेंगे। कंपनी प्रशासन द्वारा समारोह को भव्य और व्यवस्थित रूप से आयोजित करने के लिए विशेष तरह के इंतजामात देखे जा सकते हैं। तो कड़ी सुरक्षा के बीच ये कार्यक्रम किया जा रहा है। 1400 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। तो हिंडन एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक कुल 1400 जवानों की ड्यूटी, कड़ी सुरक्षा के बीच कार्यक्रम का आयोजन। और अब से कुछ ही देर बाद संबोधन भी होगा। कर्मचारियों को संबोधित भी कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सीईएल कंपनी के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और शिलान्यास भी किया है। तो डाटा सेंटर का उद्घाटन किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं।
तो स्वर्ण जयंती समारोह में पहुंचे हैं मुख्य अतिथि के रूप में योगी आदित्यनाथ। डाटा सेंटर का शिलान्यास किया। तो साहिबाबाद के साइट नंबर 4 औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CEL के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और इस मौके पर कंपनी द्वारा बनाए गए अत्याधुनिक डाटा संग्रहण केंद्र यानी कि डाटा सेंटर का लोकार्पण शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और पुलिस चप्पे चप्पे पर देखी जा सकती है। इससे पहले CEL के जो प्रवक्ता हैं कृष्णवीर के मुताबिक नया डाटा सेंटर एक बैंक लॉकर की तरह काम करेगा, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र की अन्य कंपनियों का डेटा जो कि सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सकेगा। तो ये सेंटर औद्योगिक डेटा की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही जानकारी ये भी है कि डाटा सेंटर का लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर के करीब 1:30 बजे इंदिरापुरम स्थित कैलाश मानसरोवर भवन भी पहुंचेंगे, जहां वह जिले के जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगी और जिले में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। इसके अलावा वह कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी जा रहे हैं। श्रद्धालुओं से भी मिलेंगे, उन्हें यात्रा किट देंगे और यात्रा के लिए जत्था को रवाना भी करेंगे। तो अब से कुछ ही देर बाद संबोधन भी होगा। कर्मचारियों को संबोधित करेंगे। CM योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने डाटा सेंटर का किया है शिलान्यास और बेहद महत्वपूर्ण ये कदम और पहल कंपनी की ओर से, और मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। और साथ ही साथ जैसे ही डाटा सेंटर का शिलान्यास किया, उससे पहले शिलान्यास लोकार्पण से पहले विधि और विधान के साथ पूजा पाठ भी की, यानी कि पहले ईश्वर को याद किया गया, उसके बाद शिलान्यास कार्यक्रम को किया गया।
और लखनऊ से खबर है, मलिहाबाद स्थित सरावा गांव में बुधवार की सुबह बताया जा रहा तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखा गया। तो लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, तस्वीर भी दिखा रहे हैं। मलिहाबाद में स्थित सरावा गांव में बुधवार को तेज रफ्तार का एक कहर देखा गया। साथ ही ये तस्वीर दिखा रहे हैं स्थानीय लोगों का जमावड़ा और ग्रामीणों का रो रो करके बुरा हाल। तो तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार 17 वर्षीय मनीष रावत को रौंद दिया और इसी के साथ ही उनकी मौत हो गई, जिससे आहत होकर मनीष के दोस्त सागर ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। और जानकारी के मुताबिक मनीष और सागर जिगरी दोस्त थे और बागों में आम तोड़ने का काम करते थे। ये लोग सुबह जो है खाना खा के काम पर जा रहे। कौन कौन जा रहा था काम पे? मनीष और सागर। ये कौन थे आपस में? ये दोस्त थे दोनों। अच्छा, हाँ, फिर क्या हुआ? इसके बाद जो है ये यहाँ से निकले। इसके बाद रोड पर जो है हंसी मजाक कर रहे थे और ये वो जो मनीष तो ये मतलब ट्रक के नीचे आ गया। तो इसके बाद जो है इसका जो है सर पूरा फट गया। इसके बाद जो सागर है गाड़ी निकल गई। उसके बाद इसको उठा के जो है गले से लगा के बहुत रो रहा था। अब सागर को भी नहीं समझ में आ रहा था क्या करें हम क्या नहीं करें। वो बहुत मतलब ज़्यादा ही डरा हुआ था, तो इसलिए जो है वो जाके दौड़ के जो है ट्रेन के नीचे लेट गया जाके। अच्छा, हमें से कुछ नहीं पता। हम मायके में थे, मैं मारते फिरते थे तो हम रहते थे आ जाए थे। तो आपको क्या सूचना मिली? हमें क्या, हमें तो अब हमको कौन देखेगा, हमका किसका सहारा, हमका तो पति का सहारा था, हमारे लिए कौन करेगा। कितने बच्चे थे सागर के? बच्चे नहीं हैं। अच्छा, तो ये बताइए सागर की मौत कैसे हुई? वो ट्रेन पर हुई है, हम तो यहाँ के नहीं। ट्रेन नहीं तो ट्रेन पे कूद के मरे हैं क्या है? हमको नहीं पता। बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।